गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8वीं में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में हमारा चैप्टर एक चर वाली रैखिक समीकरण चल रहा है। इसमें हमारी प्रश्नावली 2.2 चल रही थी, जिसमें हमने 4 सवाल कंप्लीट कर लिए थे। 5वां सवाल देखें। ये जो प्रश्नावली 2.2 है और 2.3 है, बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है। बोर्ड परीक्षा में हर साल इसमें से 1 या 2 सवाल हर वर्ष आता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से देखें। जैसे 5वां सवाल हमारे पास है, 2 संख्याओं का अनुपात दिया है। मैं 5वें का हल निकाल रहा हूं। यहाँ पे 2 संख्याओं का अनुपात दिया है। बराबर 5:3। इसका मतलब जिसका अनुपात बड़ा होगा वो बड़ी संख्या है और जिसका अनुपात छोटा होगा वो छोटी संख्या है। 5:3 यहाँ पे दे दिया गया है। अनुपात दिया है, संख्या नहीं दी है। यदि उनमें अंतर 18 है, यदि उनमें अंतर 18 है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूं, वो भी दोनों संख्याओं में अंतर बराबर 18। आप लोग एक संख्या मानेंगे, पहले प्रथम संख्या मान लो, माना या तो बड़ी मान लो, माना प्रथम या बड़ी संख्या। चलो बड़ी लिख देते हैं। बड़ी संख्या बराबर, यहाँ पे ये ध्यान रखना, उस संख्या का हमारे पास अनुपात है 5, और जैसे हम संख्या मानेंगे तो वो 5 अक्स मान लेना आप, और फिर तथा ये छोटी भी मानेंगे, छोटी संख्या बराबर उसका अनुपात 3 है तो 3 अक्स हो जाएगा। अब हम सवाल की शर्त में ले लेंगे या सवाल की प्रतिबद्धता। सवाल की शर्त में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। आपके पास बड़ी संख्या तो 5 अक्स है और छोटी संख्या 3 अक्स है, तो यहाँ पे आप 5 अक्स माइनस 3 अक्स कर दो, और इन दोनों का अंतर हमें दे रखा है 18। उसके बाद 5 अक्स में से हम लोग 3 अक्स घटाएंगे तो 2 अक्स बराबर 18। इसलिए अक्स बराबर ये 2 यहाँ पे गुना हो रहा है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। 18/2 यानी कि कितना आ गया? 9। ये आपका उत्तर नहीं है अभी, ये तो अक्स की वैल्यू है कि अक्स का मान हमने जो माना था ना, उसमें 9 आएगा। अब आपने क्या माना था अक्स के साथ में? बड़ी संख्या और छोटी संख्या, इसलिए यहाँ पे लिखोगे, इसलिए बड़ी संख्या बराबर 5 अक्स माना था तो 5 गुना 9 हो जाएगा, क्योंकि अक्स की वैल्यू यहाँ पे 9 आई है, तो वो संख्या होगी 45। और छोटी संख्या यहाँ पे हमारे पास आ गया, हमने माना था 3 अक्स, तो 3 गुना 9 हो जाएगा, यानी कि 27। अब आप इसमें जांच कर सकते हो, इन दोनों संख्याओं का अनुपात निकालोगे तो 5:7 आएगा, और इन दोनों संख्याओं में अंतर निकालोगे तो हमारे पास 18 आएगा। इस तरह से ये 5वां सवाल हमारा पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। उसके बाद में 6ठा सवाल देखिए, सवाल नंबर 6। बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। 6ठा सवाल देखो क्या है, मैं पढ़ के बताता हूं आपको पहले। 3 लगातार पूर्णांक, 3 क्रमागत पूर्णांक हो सकता है, 3 लगातार पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक क्या होता है हमारे पास? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत। वैसे आपको बता दूं, पूर्णांक का मैंने कल बताया भी था, 0 से धनात्मक यानी प्लस की ओर भी अनंत होता है और माइनस की ओर भी अनंत होता है। तो हम जो मानते हैं संख्याएं, वो हमेशा धनात्मक मानी जाती है। मानने वाले प्रश्नों में यहाँ पे ऋणात्मक भी नहीं आता है, एक परिमेय संख्या को छोड़कर। बाकी जैसे आप लोग संख्या मानोगे तो वो धनात्मक ही आएगी। आप
या कोई धन मानोगे वो भी धनात्मक, या कोई आयु मानोगे वो भी धनात्मक। यदि वहां पे आपके पास माइनस आ जाए तो आपने वहां पे गलत कर दिया। तो यहाँ पे सवाल को दोबारा से, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 दिया है, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे 3 लगातार या क्रमागत पूर्णांकों का योग। ये एक तरह से सवाल है, यहाँ पे सवाल ये दिया है केवल कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग कितना है, 51 है, 51 है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो माना हमारे पास 3 पूर्णांक है तो तीनों को मानना पड़ेगा। माना प्रथम पूर्णांक हमारे पास हो जाएगा x, और दूसरा पूर्णांक अपने आप ही आएगा फिर, इसलिए दूसरा पूर्णांक लगातार। अगर पूर्णांक है तो हमेशा याद रखें क्रमागत पूर्णांक में एक की वृद्धि होती है, एक प्लस हो जाता है उसमें, तो x + 1 हो जाएगा ये। और तीसरा पूर्णांक हमारे पास आएगा x + 2 हो जाएगा। उसके बाद में सवाल की शर्त में ले लेंगे इसको, तो ये तीनों पूर्णांकों का योग हमें 51 दिया है, 51 दिया है, तो 3 पूर्णांक हमारे पास ये हैं, x + 1 x + 2 = 51। अब हम x वाले चर को एक साथ जोड़ लेंगे, तो एक x ये रहा, एक ये 2 हो गए, एक ये 3 तो x है, 3x प्लस यहाँ पे 2 और 1 ये 3 है, बराबर 51। उसके बाद में 3x यहीं रोक लेते हैं, ये प्लस का 3 है, यहाँ से उठकर इधर आएगा, तो ये 51 - 3 हो जाएगा। 3x बराबर है, यहाँ पे हम निकालेंगे तो 48। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं, 3 और x यहाँ पे गुणा हो रहा है, हम केवल यहाँ पे x को ही रखेंगे, तो ये 3 उधर भाग में चला जाएगा, 48/3 यहाँ पे 16 आ गया। अब हमने x क्या माना था उसके अनुसार ही आप लोग इसका उत्तर दोगे। हमने x माना था वो प्रथम पूर्णांक है, इसलिए यहाँ पे लिखोगे प्रथम पूर्णांक बराबर आपका 16 हो जाएगा। और दूसरा पूर्णांक आपने क्या माना था, दूसरा पूर्णांक 16 + 1 यानी कि 17। तीसरा पूर्णांक आपने क्या माना था, x + 2 यानी कि 16 + 2, और ये 18 हो गया। यहाँ पे ये 3 आपके आंसर रहेंगे, ANS यहाँ पे लगा दीजिए। अब आप लोग देखिए, सबसे पहले तो 16, 17 और 18 ये हमारे पास क्रमागत है, क्रम से आने वाली संख्याएं हैं, लगातार आने वाली। उसके बाद दूसरी बात, इन तीनों संख्याओं को यदि आप जोड़ोगे, 16, 17 और 18 को यदि जोड़ोगे तो उसका योग 51 आना चाहिए। यदि 51 नहीं आ रहा है तो आपने ये सवाल गलत कर दिया है, इसको उतारिए आप। उसके बाद में 7वां सवाल है, 7वें सवाल को देखिए आप लोग, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग। देखो गुणज होता है, गुणज क्या होता है, जैसे हम लोग 8 का गुणज का मतलब 8 का पहाड़ा होता है, एक तरह से 8 एकम 8, ये 8 गुणज है, 8 दूनी 16, 16 भी उसका गुणज है, 8 ये 24 ये उसका गुणज है। इस तरह से 8 का गुणज होता है, उसमें मतलब 8 की एक टेबल होती है। तो यहाँ पे इस प्रश्न में ये दिया गया है, 7वां जो सवाल है, 7वां सवाल है, उसमें देखो बहुत ही अच्छा दिया गया है, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग दिया है, 888 है। तो पहले हम लोग यहाँ पे 8 का माना कर लो, माना 8 का प्रथम गुणज बराबर x। 8 का प्रथम गुणज मैंने यहाँ पे x मान लिया है, इसलिए 8 का दूसरा गुणज हमेशा 8 वृद्धि होकर आएगा, क्योंकि 8 का पहाड़ा होता है। अगर आपने पहली संख्या 8 ली है तो उसमें 8 जोड़कर, यानी उसमें 8 की बढ़ोतरी होगी, तभी 8 दूनी 16 आएगा। तो यहाँ भी हमारे पास x + 8 हो जाएगा। और 8 का तीसरा गुणज
बराबर x प्लस 16 इसमें जोड़ेंगे। अब दूसरे में हम 8 और जोड़ेंगे तो ये 16 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे तीनों गुणज आ गए। अब वो यहाँ पे प्रश्न में ये बोल रहा है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। तो सवाल की शर्त लिखिए पहले आप लोग, सवाल की शर्त, और तीनों गुणजों को जोड़ दीजिए। तीनों गुणजों का योग 888 है। x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 तीनों गुणज जोड़ दिए हमने, बराबर 888 लिखेंगे। अब इसका जो आंसर आएगा उसमें ये ध्यान रखना, एक तो उसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, क्योंकि हमने जो संख्या मानी है वो 8 का गुणज है। तो यहाँ पे x 3 बार आ रहा है, तीनों को जोड़ा, प्लस 8 और 16 को जोड़ा तो 24 बराबर 888। 3 x हम यहीं पे रोकते हैं तो 24 उधर जाएगा, 888 माइनस के 24, 3 x यहीं पे रोकेंगे तो ये घटाएंगे 864। इसके बाद में अक्स रखेंगे ही यहीं पे, इसलिए अक्स बराबर 864। ये भाग में 3 आ गया है क्योंकि यहाँ गुणा था, और गुणा उधर जाएगा पक्षांतरण होकर तो भाग बन जाता है। तो अब भाग दे दिए, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 8 24 और 3 8 24, यानी कि वो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। वैसे 288 है, तो जो हमने प्रथम गुणज माना था वो हमारे पास 288 आएगा। इसलिए 8 का प्रथम गुणज बराबर 288 पहला। दूसरा गुणज हमने माना था x प्लस 8, यानी कि 288 प्लस 8 आ जाएगा। 8 का दूसरा गुणज दो सौ अट्ठासी प्लस 8 और बढ़ा दो इसमें, तो ये आ गया 296। 8 का तीसरा गुणज 296 में 8 और जोड़ दें आप, या फिर 288 में 16 जोड़ दें। 288 प्लस 16, 8 6 14, 9 1 10, 304। 304 इस तरह से 3 आंसर हो गए हमारे पास, 288, 296 और 304। इसको उतारे आराम से। नेक्स्ट अगला जो सवाल आ रहा है उसको आप लोग ध्यान से देखें। 8वां सवाल, 8वां सवाल हमारे पास है, वो ध्यान से देखें आप। क्या है कि 3 लगातार पूर्णांक, वही पहली वाली बात, 3 क्रमांक पूर्णांक या लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर, बढ़ते क्रम में लेकर मतलब आगे वाले लेने हैं हमें। जैसे 15 लिया है तो 16 17, इस तरह से बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः, क्रमशः का मतलब जिस तरह से आपने पहला माना है तो पहली संख्या से गुणा करना है, क्रमशः 2 3 4 से गुणा करें। गुणा करने के बाद में योग करने पर योगफल क्षेत्र प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको यहाँ पे समीकरण बनाना सिखा दूंगा और आगे हल आप लोग स्वयं निकालें ताकि अपना अभ्यास हो जाए। तो सबसे पहले आप लोग 3 पूर्णांक मानिए। माना प्रथम पूर्णांक, प्रथम पूर्णांक बराबर x तथा दूसरा पूर्णांक, या यहाँ पे इसलिए कर दें क्योंकि वो अपने आप आएगा x प्लस 1। ये मैंने x प्लस 1 क्यों किया है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो क्रमागत पूर्णांक थे। क्रमागत पूर्णांक में हमेशा एक आता है। अगर 3 लगातार ले रहे हो, 4 ले सकते हो, 5 ले रहे हो, 6 ले रहे हो, कितने भी, जितना आपको सवाल में बोलेंगे उतने लेने हैं। उसके बाद में क्रमागत सम में आ सकती है, विषम भी आ सकती है। तो सम संख्या और विषम संख्याओं में अंतर 2 का होता है, तो आप x प्लस 2 करेंगे। जितने का अंतर उनमें होता है उतना ही आप लोग प्लस कर दोगे। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा हो गया, इसलिए अब तीसरा पूर्णांक भी निकालेंगे हम। तीसरा पूर्णांक x प्लस 2 जाएगा। ये तीनों पूर्णांक हमारे आ चुके हैं।
अब आगे देखो क्या बोला गया है सवाल में, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर हमने ले लिए, उन्हें क्रमशः 2, 3, 4 से गुणा करना है। क्रमशः यानी कि पहले को 2 से, दूसरे को 3 से और तीसरे को 4 से गुणा करके योग कर देना है। तो सवाल की शर्त में लेना है आपको। यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले अक्ष था पहला पूर्णांक, इसको गुणा करना है 2 से, प्लस फिर अक्ष प्लस 1 था, इसको आप गुणा करोगे, यहाँ पे इसमें 3 दिया हुआ है तो 3 से, इसको भी ब्रैकेट में ले लें, पूर्णांक है इनको ब्रैकेट में ले लें, प्लस अक्ष प्लस 2 है, इसको आप 4 से गुणा करेंगे और इसका योगफल हमें दिया है 74, 74 प्राप्त होता है। इस तरह से ये गुणनफल हो गया। देखिए यहाँ पे प्रथम जो पूर्णांक है उसको 2 से गुणा करेंगे, दूसरा पूर्णांक है उसको 3 से और तीसरा पूर्णांक है उसको 4 से। इस तरह से ये समीकरण मैंने बना दिए हैं आपके सामने। आप लोग गुणा करोगे तो 2x प्लस 3 है, इन दोनों से गुणा होगा, जैसे ब्रैकेट खोलेगा ये 3 देखो इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3x प्लस 3 प्लस 4x और प्लस के 8 बराबर 74। अब आगे आप लोग इसको स्वयं करेंगे खुद, इसमें सबको जोड़कर पक्षांतरण करके और x की वैल्यू निकालें, फिर आप लोग यहाँ पे आंसर दोगे इस तरह से। तो पहला पूर्णांक जैसे x की वैल्यू आपके पास जितनी भी आ रही है वो लिखें, और दूसरा उसमें +1 कर दें और तीसरा उसमें +2 कर दें। इस तरह से ये हमारे पास 8 तक सवाल हो गए। 9वां सवाल और देखिए, 9वां सवाल उसका भी समीकरण बना के बता देता हूँ आपको और फिर स्वयं निकालेंगे। नाइन्थ सवाल कह रहा है राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात में, यहाँ पे लिख देता हूँ, राहुल है एक तो और एक है हारून की वर्तमान आयु का अनुपात बराबर 5:7 दिए। इसमें यहाँ से आपको ये भी पता लग जाता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। राहुल का अनुपात है वो 5 है आयु में और हारून की आयु का अनुपात है वो 7 है। तो ये राहुल है वो छोटा है, जिसका अनुपात छोटा रहा है वो छोटा रहेगा एज में। उनकी वर्तमान आयु क्या है, अब आपको वर्तमान आयु मान लेनी है। तो यहाँ पे हल लगाते हैं, हल तो चल रहा है अपना, हल यहाँ पे लगाएं। माना राहुल की वर्तमान आयु उसका अनुपात 5 है, तो आप 5 के साथ में अक्स लगा लें, तथा हारून की वर्तमान आयु उसका अनुपात 7 है तो 7 अक्स। अब सवाल की शर्त में ले लें, सवाल की शर्त, यहाँ पे राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 दिया है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, 4 वर्ष बाद में उनकी आयु का योग दिया है। तो यहाँ पे देखो एक लाइन पहले सवाल की शर्त को एक बार रहने दें, 4 वर्ष बाद निकाल लेते हैं पहले। 4 वर्ष बाद राहुल की आयु, राहुल 5 अक्ष का है वर्तमान में, तो 4 वर्ष बाद में हो जाएगा 5 अक्ष प्लस 4 वर्ष। और इसी तरह से 4 वर्ष बाद हारून की आयु बराबर वो 7 अक्ष का है और 4 वर्ष बाद में 7 अक्ष प्लस 4। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग दिया है। तो अब सवाल की शर्त में ले लो, सवाल की शर्त, यदि वर्तमान आयु का योग दिया है तो इन दोनों को जोड़ें, और 4 वर्ष बाद में दिया तो 4 वर्ष बाद वाली आयु को, दोनों की आयु का योग दिया है तो आप लोग योग में ले लें 7 अक्ष प्लस 4 बराबर, योग यहाँ पे हमें दिया है 56 वर्ष। इस तरह से आप लोग इसको भी आगे हल स्वयं करें। अब इसमें जैसे आपके पास अक्ष की वैल्यू आ जाएगी, अक्ष की वैल्यू आने के बाद में इसलिए राहुल की वर्तमान आयु लिखोगे 5 गुना जो भी अक्ष का मान है।
इस तरह से भैया ये हमारे पास 2.2 प्रश्नावली के 9 सवाल हो गए हैं। हम आराम से पढ़ेंगे इनको। 9 सवाल के बाद में बाकी हम कल देखेंगे।